नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आज हम अपना लेसन नंबर 50 पढ़ेंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग के विषय में बात करेंगे कि ये राजयोग कैसे बनता है, इसके क्या फल होते हैं। इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। आप जानते हैं हमारी जो चर्चा चल रही है वो राजयोगों के विषय में चल रही है। पिछली कुछ वीडियोज़ में आपने गजकेसरी योग को पढ़ा, उसके बाद आपने बुधादित्य योग को पढ़ा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात करेंगे। आज की मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सकें व ज्योतिष सीख सकें। तो बात करते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग की। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि केंद्र भाव कौन से होते हैं और त्रिकोण भाव कौन से होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है केंद्र के सामने 1, 4, 7 और 10 ये भाव है, ये राशियाँ नहीं है, तो इसको राशि ना समझे। और यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे जो संख्या 12 तक लिखी है ये राशियाँ हैं, है ना। जैसे ये भाव है पहला भाव, यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से गिनेंगे। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव केंद्र भाव है। तो ये भाव पहला है, ये केंद्र भाव है। चौथा भाव केंद्र भाव है, सातवां भाव केंद्र भाव है और 10वां भाव केंद्र भाव है। और जो नंबर लिखे हुए हैं ये राशियाँ हैं। पूर्व में हम इन विषयों पर बात कर चुके हैं। जो लोग हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं या फिर जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है वो जानते हैं इस बारे में। जिन लोगों को बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पुरानी वीडियोस को देखें, पिछली वीडियोस को देखें ताकि आप अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ। जैसे 1 नंबर माने मेष राशि होती है, 2 नंबर माने वृषभ राशि होती है, 4 नंबर माने कर्क राशि है। तो ये नंबर राशियाँ हैं और इनके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इन राजयोगों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने कहा पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव केंद्र भाव है और पहला, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव है। यहाँ पर पहले भाव को हमने, इस भाव को केंद्र में भी लिया है और त्रिकोण में भी लिया है। इसे हम लग्न भी कहते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि कौन से लग्न की ये कुंडली है। जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो ये मेष लग्न की कुंडली है। ये सभी बातें हम लोग कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस टॉपिक को, इस बात को करके। तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र भाव है और पहला, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव है। अब बात करते हैं कि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग क्या है, ये बनता कैसे है। तो एक छोटी सी मैं बात कहूँगा, आप इसे चाहे नोट कर लें। जब भी केंद्र का संबंध त्रिकोण से बने या फिर त्रिकोण का संबंध केंद्र से बने, एक ही बात है, तो हम उसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहेंगे। अब ये संबंध कैसे बनता है ये भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। संबंध बनता है जब कोई ग्रह किसी ग्रह को देखता है और वो ग्रह उस ग्रह को दोबारा देखता है, तो वहाँ पर हम संबंध कहेंगे। इसे हम कहेंगे दृष्टि संबंध। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये सूर्य यहाँ बैठे हैं प्रथम भाव में और ये स्वामी कहाँ के बनते हैं, 5वें भाव के। और चंद्रमा बैठे हैं 7वें भाव में, ये स्वामी बनते हैं 4थे भाव में। तो यहाँ पर सूर्य ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा ने सूर्य को देखा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 5वें और 4थे भाव का आपस में संबंध बन गया। ये त्रिकोण भाव है, ये केंद्र भाव है, तो केंद्र का त्रिकोण से संबंध बना तो इसे हम केंद्र त्रिकोण राजयोग कहेंगे। उसके अलावा हम युति से संबंधों को देखते हैं कि युति से कैसे संबंध बनते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं। जब कोई ग्रह एक साथ बैठते हैं, यहाँ पर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये युति है। तो युति से संबंध कैसे देखा जाता है, आप देखिए यहाँ पर गुरु कहाँ के स्वामी है, गुरु यहाँ पर बनते हैं 9वें भाव के स्वामी। ये धनु राशि है और धनु राशि 9वें भाव में लिखी है। गुरु गए कहाँ पर, 4थे भाव में, कर्क राशि में आए हैं। अब यहाँ देखेंगे गुरु जो युति करके बैठे हैं वो शुक्र के साथ है और शुक्र कहाँ के स्वामी बनते हैं,
शुक्र बनते हैं 7वें भाव के स्वामी। तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति है। गुरु हुए त्रिकोण के स्वामी, शुक्र हुए केंद्र के स्वामी। तो ये केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध बन गया। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है। और देखते हैं, एक चीज और मैं कहूंगा, मान लीजिए ये संबंध यहां ना हो के यहां होता, तब भी हम इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते। यहां होता तब भी कहते, यहां आता तब भी कहते। छठे, 8वें व 12वें भाव में होता तब हम इसे राजयोग नहीं कहते, क्योंकि ये भाव अशुभ है। यहाँ पर आने वाले ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं और जो यहाँ के स्वामी ग्रह हैं वो भी अशुभ कहे जाते हैं। तो छठे, 8वें, 12वें भाव में यदि युति हो तो हम इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं कहेंगे। हालांकि जैसे गुरु अगर यहाँ होते तो अपनी खुद की राशि में होते, शुक्र यहाँ उच्च के होते, तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आएगी। तो यहाँ पर हम इसे बहुत ज़्यादा अशुभ भी नहीं कहेंगे, पर यहाँ राजयोग भी नहीं कहेंगे। जब आप लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 50 तक वीडियो देखेंगे और आगे आने वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्सेप्शन केसेस हर जगह होते हैं। जैसे यहाँ पर अपनी खुद की राशि में गुरु और शुक्र की युति हो गई, या फिर शुक्र की जैसे उच्च राशि है, ये गुरु की स्वयं राशि है, तो यहाँ पर गुरु और शुक्र को हम अशुभ नहीं कहेंगे। पर यदि यहाँ पर गुरु शुक्र के अलावा अन्य कोई ग्रह आकर बैठ जाते और वो युति करते, मान लीजिए यहाँ 5वें भाव के स्वामी सूर्य आ जाते और पहले भाव के स्वामी मंगल आ जाते, तब हम उन्हें अशुभ की संज्ञा देते। हम कहते कि ये ग्रह अब अशुभ हो गया, तो उसे हम केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं कहते। हमने दृष्टि संबंध को देख लिया, हमने युति संबंध को देख लिया। अब बात करते हैं राशि परिवर्तन। देखिए राशि परिवर्तन को समझते हैं हम। यहाँ पर इस कुंडली में राशि परिवर्तन किसी ग्रह का नहीं हुआ है, पर फिर हम थोड़ा सा फिर भी हम समझते हैं। मान लीजिए पहले भाव में सूर्य आए हुए हैं और सूर्य आए हैं मेष राशि में। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। यदि ये मंगल यहाँ ना होकर यहाँ सूर्य की राशि में होता तो हम कहते ये राशि परिवर्तन हो गया, कि सूर्य गए मंगल की राशि में, मंगल गए सूर्य की राशि में। तो यहाँ पर इसे हम राशि परिवर्तन से संबंध कहते कि जी केंद्र का त्रिकोण से संबंध बना, और ये संबंध बना है राशि परिवर्तन के कारण। तो आप लोग आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि केंद्र का त्रिकोण से संबंध कैसे बनता है। और जब केंद्र का त्रिकोण से संबंध बनता है तो उसे हम केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और नोट करें, यहाँ पर आप ये भी कहेंगे यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ जाए, तब भी यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर इस शनि को देखिए, ये स्वामी बनते हैं शनि 10वें भाव के, ये यहाँ पर आ गए 5वें भाव में, और 5वें का जो स्वामी है सूर्य वो चला गया पहले भाव में। यहाँ ये ग्रह आपस में संबंध नहीं बना रहे, पर भाव का संबंध बन गया। कैसे बना, क्योंकि 5वें भाव का स्वामी चला गया पहले भाव में, और जो पहला भाव है वो हमारा केंद्र भाव है, और केंद्र का स्वामी शनि आ गया 5वें भाव में। 5वां भाव त्रिकोण भाव है, तो यहाँ केंद्र का त्रिकोण से संबंध बन गया। एक तरीके से केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गया, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया, तो इसे हम केंद्र त्रिकोण राजयोग कहेंगे। आशा करता हूँ मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई कमी लगती है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं कोशिश करूँगा कि आगे इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँ। अब बात करते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग के फल क्या होंगे। कोई जातक आपको कुंडली दिखाने आया और आपने देखा उसकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग है, तो आप फल कथन कैसे करेंगे, और ये फल होंगे भी या नहीं होंगे ये भी कैसे देखेंगे। देखिए फल कब होंगे कब नहीं होंगे उसे आप देखेंगे महादशा से अंतरदशा से। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको महादशा के विषय में, अंतरदशा के विषय में, प्रत्यंतर दशा के विषय में, सूक्ष्म दशा के विषय में, है ना, पढ़ेंगे हम आगे। पर फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए गुरु और शुक्र ने यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया, तो ये शुभ फल तभी करेंगे या तो गुरु की महादशा हो या शुक्र की महादशा हो, और उसमें अंतर गुरु या शुक्र का हो। मान लीजिए गुरु की महादशा है और गुरु की महादशा में शुक्र का
अंतर है तो आप कहेंगे कि बहुत प्रभावशाली ये फल आपको देगा, बहुत अच्छे फल देगा। या फिर शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तब भी अच्छे फल देगा। उसके अलावा मान लीजिए यदि किसी और शुभ ग्रह की दशा चल रही है, यहाँ पर शुभ जैसे सूर्य हैं, क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी हैं और अच्छे भाव में जाकर बैठे हैं, केंद्र में आकर बैठे हुए हैं, तो सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है तब भी आप कहेंगे कि हाँ ये जो केंद्र त्रिकोण राजयोग है ये फलीभूत होगा। अब ये फल क्या देगा उसे भी आप समझें। अब यहाँ देखें, जो गुरु है वो स्वामी बनता है 9वें भाव का। 9वें भाव से हम क्या देखते हैं, आपको यहाँ पर प्रत्येक भाव के स्वतंत्र कारकत्व पता होने चाहिए और प्रत्येक ग्रहों के भी स्वतंत्र कारकत्व पता होने चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, ये चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप उन वीडियोस को देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, और जो व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान रखता है वो इसे अभी भी अच्छे से समझ पा रहा होगा। तो यहाँ पर हमें ये कहना है, मान लीजिए कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है और दशांतर दशा भी चल रही है, तो फल कथन आप ये कहेंगे कि एक तो 9वें भाव से रिलेटेड जितने भी फल होंगे वो अच्छे होंगे, और जो गुरु के स्वतंत्र कारकत्व है वो अच्छा होगा। जैसे 9वें भाव से हम क्या देखते हैं, 9वें भाव को भाग्य भाव कहते हैं, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो यहाँ से हम भाग्य की बात करें कि भाई बहुत अच्छा भाग्य आपका हो गया है और बहुत भाग्यशाली आप हैं और भाग्य के बल पर आपके सारे काम हो जाएंगे, इस प्रकार की बातें आप कहेंगे। यहाँ से पिता को देखते हैं कि जी पिता से आपको फ़ायदा होगा, गुरु को देखते हैं, सरकार को देखते हैं। तो यहाँ से 9वें भाव के कारकत्व मैंने कुछ आपको बताए। उसके अलावा गुरु के स्वतंत्र कारकत्वों को भी आप देखेंगे, जैसे गुरु संतान देता है, विवाह कराता है, गुरु है ना, धन दौलत देता है। तो ये सब बातें आप कह सकते हैं। शुक्र की बात आएगी तो शुक्र के स्वतंत्र कारकत्व को कहेंगे, चंद्रमा की बात आएगी तो चंद्रमा के स्वतंत्र कारकत्व को कहेंगे, और साथ में चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है वहाँ के कारकत्व को कहेंगे कि इस प्रकार के फल आपको इस राजयोग से मिल सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से राजयोग के फल बताने, ये नहीं कहना कि मान लीजिए चौथे का संबंध यहाँ से 7वें से बन रहा है और आप बात करें 9वें भाव की, है ना, तो वो ठीक नहीं होगी, वहाँ पर आपकी प्रेडिक्शन फेल हो जाएगी। आपको यहाँ पर संबंध बताने हैं, चौथे का 7वें से है तो इन्हीं के विषय पे बात करेंगे। यदि चौथे का 5वें से है तो 5वें और चौथे भाव के जो कारकत्व हैं उनकी बात करेंगे, और जिन ग्रहों के कारण ये योग बनता है हम उनकी बात करेंगे। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, टॉपिक समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। कोई बात नहीं समझ में आई है, मुझ में कोई कमी रह गई है, मैं नहीं समझा पाया, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं या फिर जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकूं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कुंडली दिखवाने के लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।